माँ, मुझे भी वो सिंगिंग डॉल चाहिए। बेटा, मैं तुझे ये गुड़िया फिर कभी दिला दूंगी। माँ, मुझे भी वो सिंगिंग डॉल चाहिए। अरे बेटा, तेरी माँ उस गरीब शोभा जैसी नहीं है जो अपनी बेटी को कुछ दिला ना सके। पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को एक खिलौना तक नहीं दिला सकते। अर्चना गरीब शोभा को नीचे दिखाकर अपनी बेटी के लिए वो सिंगिंग डॉल खरीद लेती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू घर संभाल लेगी ना? तेरे पापा भी घर आते होंगे। मैंने रोटी बना दी है, मैं तुझे बता देती हूँ दाल कैसे बनती है। उसके बाद दाल बनाकर घर में झाड़ू लगा लेना। हाँ माँ, मैं सब संभाल लूंगी। अब जैसे जैसे शोभा अपनी बेटी को घर के काम सिखाती और बताती, ज्योति बिल्कुल वैसा ही करती। और जब ये सब कुछ अर्चना देख लेती है तो वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से शोभा को सुनाना शुरू कर देती है। अरे बताओ जरा, कैसी औरत है, अपनी बेटी को ना कुछ दिला सकती है और ना ही अच्छी पढ़ाई करवा सकती है, ऊपर से घर के काम और करवा रही है। कल से पेपर शुरू है, मैं तो अपनी बेटी से एक काम ना करवाऊं। इतना बोलकर अर्चना अंदर चली जाती है और अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाती है। समय यूं ही गुजरता है और बच्चों के पेपर शुरू हो जाते हैं, जहां रात भर जागकर शोभा अपनी बेटी की पढ़ाई करने में मदद करवाती है। बेटा, अब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है ना? माँ, जब आप साथ हो तो मुझे किस बात का डर? माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, रात के 12 बजने वाले हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं जा रही हूँ सोने। हाँ मेरी बेटी, सो जा, तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां एक तरफ शोभा गरीब होने के बाद भी अपनी बेटी को घर के काम सीखने के साथ साथ अच्छे संस्कार दे रही थी और पढ़ाई करवा रही थी, तो वहीं अर्चना अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा लेती है। देखते ही देखते दोनों की बेटियां बड़ी हो जाती हैं और उन दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, पापा आप आ गए? गोलू, पापा के लिए पानी लेकर आ। पापा, मैं अभी आपके लिए रोटियां बना देती हूँ। सुनिए जी, आपके हाथों में ये चोट कैसे लग गई? इसमें तो बहुत खून आ रहा है। रुकिए, मैं पहले इस पर हल्दी लगा देती हूँ। अरे शोभा, तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। तुम्हारा पति मजदूरी का काम करता है, इतनी चोट तो मुझे लगती ही रहती है। इसमें कोई नई बात थोड़ी नहीं है। बस तुम जल्दी से खाना लगा दो, वापस काम पर भी मुझे जाना है। आधे घंटे का ही लंच है अब। हाथों में चोट लगे होने के बाद भी विनोद किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप खाना खाकर दोबारा से नौकरी के लिए चला जाता है। अपने पिता की हालत देखकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ से नौकरी की बात करती है। माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब पापा अकेले ही कमाने वाले हैं। उनके हाथों में तो कभी पैरों में चोट लगती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं भी काम करूंगी और गोलू की पढ़ाई मैं करवाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरह कोई छोटी मोटी पढ़ाई करे। मैं चाहती हूँ मेरा भाई मुझसे अच्छी पढ़ाई करे और सरकारी नौकरी करे। दीदी, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम मुझे पढ़ाने के लिए नौकरी करने वाली हो। सुना माँ, आपने दीदी ने क्या कहा? हाँ बेटा, मैंने सब सुना। ज्योति, अगर तुझे नौकरी करनी है तो तू कर। वैसे भी हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। शोभा अपनी बेटी को नौकरी करने की इजाजत दे देती है और अगले दिन सुबह खाली पेट ज्योति नौकरी की तलाश में जाती है और शाम को घर आती है। अपनी बेटी को थका देख दरवाजे पर ही शोभा उससे सवाल जवाब करने लगती है और ये सब कुछ रेशमा दूर से देख रही होती है। क्या हुआ ज्योति, कहीं बात बनी? नहीं माँ, सब कहते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ और उन्हें फ्रेशर की जरूरत नहीं है। पता नहीं कि नौकरी ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है। ज्योति उदास घर में जाती है और ये सब देख रेशमा भी अपनी माँ से नौकरी की बात करती है। माँ, वो गरीब जब नौकरी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? और अब तो मेरे सारे दोस्त भी नौकरी कर रहे हैं, मैं घर में खाली नहीं बैठने वाली। मैंने सोच लिया है कि मैं भी नौकरी करूंगी। बस आप किसी से बात कर लो ताकि मुझे नौकरी के लिए ज्योति की तरह धक्के न खाने पड़े। अरे बेटा, बस इतनी सी बात। अगर तूने मुझे पहले बताया होता तो मैं कब का तेरा नौकरी लगवा चुका होता। तो फिक्र मत कर, मैं कल ही किसी से बात करता हूँ। जहां रेशमा के पिता अपने सभी दोस्तों के पास अपनी बेटी की नौकरी की सिफारिश करता है तो वहीं ज्योति खुद दर दर की ठोकरें खाती है और बड़ी मुश्किलों से उसे एक नौकरी मिलती है और उसी कंपनी में रेशमा की भी जॉब लग जाती है। थैंक यू पापा, मेरी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लगवाने के लिए। माँ, जल्दी से मुझे 1000-2000 दे दो। मेरा ऑफिस में पहला दिन है ना और बड़ी कंपनी में जा रही हूँ तो मेरे पास भी कुछ पैसे होने चाहिए ना। अरे बेटा, इतनी छोटी सी रकम के लिए माँ को क्यों परेशान करना, मैं ही तुम्हें दे देता हूँ। रेशमा अपने पिता से 2000 रुपए लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो वहीं जब विनोद अपनी बेटी को किराए के लिए 50 रुपए दे रहा होता है तो ज्योति वो पैसे लेने से मना कर देती है। पापा, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे पास किराए के लिए 20 रुपए हैं और मैं थोड़ा पैदल भी चल सकती हूँ।
दीदी मेरे पास स्कूल की ड्रेस नहीं है, जब तुम्हारी सैलरी आए तो तुम मुझे स्कूल की ड्रेस दिला देना। हाँ मेरे नन्हे भाई, सबसे पहले अपनी सैलरी से मैं तेरे लिए ही सामान लाऊंगी। इतना बोलकर ज्योति पैदल ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो वहीं रेशमा गाड़ी से जाती है और ऑफिस में लंच टाइम में बाहर से खाना ऑर्डर करके पैसे उड़ाती है। तो वहीं ज्योति अपनी माँ का बनाया हुआ खाना खाती है और शाम को भी ज्योति पैदल ही घर आती है और वो देखती है कि उसके पिता टूटी हुई चप्पल पहनकर घर आ रहे हैं। तो वहीं उसकी माँ, जिसने 3 साल से साड़ी नहीं बदली, वो अपनी फटी साड़ी को सिल रही है। माँ, तुम फिर फटी साड़ी बैठकर सिलने लग गई। इस साड़ी को काफी समय हो गया है, अब तो एक नई साड़ी ले लो। बेटा, अभी पैसे नहीं है हाथ में, जब पैसे आएंगे तो मैं अपने लिए साड़ी भी लूंगी और अपनी बेटी के ऑफिस जाने के लिए एक प्यारा सा कुर्ता भी लूंगी। और मुझे खिलौने भी दिलवाएगी ना माँ? फिक्र मत कर, खिलौने तो तुझे मैं दिलवाऊंगी। जब ज्योति घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर में कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत उसकी फैमिली को है और वो ये सारी चीज याद रखती है। तो वहीं रेशमा घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, जितनी अच्छी मेरी सैलरी है उतनी अच्छी मेरी कंपनी भी। आप फिक्र मत करो, इस बार जब मेरी सैलरी आएगी ना तब आपकी बेटी आपको बाहर घुमाने के लिए लेके जाएगी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुझे मेरी कितनी फिक्र है। रेशमा की नौकरी लगने पर अर्चना बहुत ज्यादा खुश होती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने बाद दोनों ही गरीब अमीर बेटियों को सैलरी मिलती है। जहां ज्योति सैलरी मिलते ही अपनी माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए जूते और अपने भाई के लिए स्कूल की ड्रेस लेकर जाती है और दरवाजे पर ही गोलू सामान खोलकर देखने लगता है और वहां ये सब कुछ अपने घर की छत से अर्चना देख रही होती है। माँ देखो, दीदी कितने सारे गिफ्ट लेकर आई है। आपके लिए साड़ी, पापा के लिए जूते और मेरे लिए स्कूल के कपड़े और खिलौने भी हैं। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? तूने तो इतनी कम सैलरी में भी इतना सारा सामान ले लिया। बेटा, तूने हम सब के लिए कुछ ना कुछ लिया, अपने लिए भी कुछ ले लेती। पापा, मैंने सामान भी ले लिया और सैलरी भी बचा ली। माँ, ये रखो मेरी बची हुई 8,000 सैलरी, और इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप लोग फटे पुराने कपड़े पहनकर जाते थे और हमेशा मेरा भाई स्कूल में टीचर से ड्रेस के लिए डांट खाता था। उस गरीब परिवार की खुशी देखकर अर्चना अंदर ही अंदर जलने लगती है और खुली आंखों से सपने देखने लगती है। इस गरीब की सिर्फ 15,000 रुपए सैलरी है तो इसमें इतना खर्च कर लिया, और मेरी बेटी की तो 30,000 सैलरी है और उसने तो मुझसे वादा किया है कि वो मुझे बाहर घुमाने ले जाएगी। मेरी बेटी बस मेरे लिए बनारसी साड़ी और गोवा की टिकट करवा कर आती ही होगी। अर्चना बड़े बड़े सपने देखने लगती है और वो सपने में ही गोवा के बीच पर अपनी बेटी के साथ मॉडर्न कपड़े पहनकर घूम रही होती है और पार्टियां कर रही होती है। कुछ देर बाद रेशमा भी घर आती है और वो बस अपने लिए ही सामान लाती है। माँ, मुझे देखो, मैं अपने लिए 5 ब्रांडेड कपड़े, गुच्ची का बैग, परफ्यूम लेकर आई हूँ और मैंने तो कश्मीर की टिकट भी ले ली है। परसों मैं अपने दोस्तों के साथ कश्मीर जा रही हूँ। मैं अब बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं बाहर से खाना खा कर आई हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। रेशमा ना अपनी माँ के लिए कुछ लाती है और ना ही अपनी माँ से बात करती है और अपना सारा सामान लेकर कमरे में चली जाती है। और उस दिन अर्चना को अपनी पड़ोसन शोभा की परवरिश और अपनी परवरिश के बीच का फर्क नजर आता है। मैं हमेशा उस गरीब को ताने देती रही, पर परवरिश में खोट तो मेरी निकली। उसकी बेटी को अपनी माँ की छोटी छोटी चीज याद रही, पर मेरी बेटी को मुझसे किया एक भी वादा नहीं याद रहा। सच कहते हैं लोग, अमीर और गरीब की परवरिश में फर्क होता है, और वो फर्क आज मैंने देख लिया। घर के बाहर काफी सारे गिफ्ट्स और गुलाब के फूल रखे होते हैं। तभी कविता दरवाजा खोलती है और ये सब फूल देखकर गुस्से से कहती है, यहाँ फिर से फूल? हद हो गई। कोई बात कितनी भी बार समझा लो, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आती है। अरे इतने सारे फूल और गिफ्ट्स अब कौन रख गया? तभी वहां एक छोटा सा बच्चा आता है और वो फूलों का गुलदस्ता कविता को देता है। आंटी आंटी, ये आपके लिए उन भैया ने दिया है। हद हो गई। अरे पहले तो पीठ पीछे देते, लेकिन अब तो खुलेआम ऐसे दे रहे हैं। सच में ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाए। बस लड़की देखी नहीं कि पीछे पड़ना शुरू कर दिया। ये क्या था? शादीशुदा कविता को इतने सारे गिफ्ट्स और ये फूल कौन दे रहा था? और कविता इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? क्या कविता को कोई आशिक था जो कविता के लिए इतना सब कर रहा था? पूरी बात जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे लेकर आपको चलते हैं और कहानी को अच्छे से समझते हैं। कविता अपनी सास, ननंद, पति और अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती है। घर के हालात ठीक नहीं थे और पूरा परिवार गरीबी में रह रहा था। अरे कीर्ति, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? आज इतनी देर तक सो रही हो?
अरे हाँ, इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि कॉलेज जाना है ये ध्यान में ही नहीं रहा। अभी जाकर तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। कीर्ति कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ देर बाद कविता अपनी ननद को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए जाने लगती है। चलो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देती हूँ। वैसे भी इस मोहल्ले के लड़के कैसे हैं तुम्हें अच्छे से ही पता है। भाभी, मुझे तो अच्छे से पता है, इस मोहल्ले में इतना समय बिता चुकी हूँ। दोनों भाभी ननद जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में कुछ लड़के खड़े जो कीर्ति को देखकर सीटी मारने लगते हैं। अरे बस से क्यों जाना है जब अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है? आओ मैं छोड़ देता हूँ। अरे अरे मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ, और वैसे भी बस में तो धक्के लगेंगे और धक्के लगवाने ही हैं, तो बताओ मैं भी चलता हूँ बस में, क्या कहती हो? कैसे छिछोरे लड़के हैं, ऐसी कोई किसी को छेड़ता है क्या? जरा भी शर्म नहीं है? घर में बहन बेटी नहीं है क्या इनके? भाभी आप भी ना, इनको कुछ मत बोलो। इनको मुंह लगाने से अच्छा है हम शांति से चले जाते हैं। ये तो होते ही हैं ऐसे बिगड़े हुए। अरे बिगड़े ही सही, लेकिन गाड़ी तो है, बस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जहाँ बोलोगी वहाँ छोड़ देंगे, और अगर घर जाने कॉलेज जाने का मन नहीं है तो भी हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मेरा तो मन करता है इनका सर ही फोड़ दो। अरे इनकी वजह से मुझे तुम्हारे लिए घबराहट होती है। जब देखो तुम पर लाइन मारते रहते हैं। मेरी ननद इतनी खूबसूरत है कि पूरा मोहल्ला ही तुम पर लाइन मारता है। भाभी कोई बात नहीं, मेरा बस स्टैंड आ गया है, मैं बस से ही चली जाऊंगी, आप घर चली जाओ। कविता अपनी ननद के लिए ऐसे ही अक्सर बहुत परेशान रहती है, क्योंकि कविता की ननद काफी खूबसूरत थी और मोहल्ले के सभी लड़के उस पर लाइन मारते थे। हद होती है। अरे मोहल्ले में कितने बेशरम लड़के हैं, मैंने आज तक ऐसे लड़के कभी नहीं देखे। अब इनको बोल भी नहीं सकती क्योंकि इनके मुंह लगना ही बेकार है। कविता घर के काम करने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद कविता बाजार से सब्जी लेकर घर जा रही होती है। कितना भारी थैला है, सच में कितनी दूर बाजार लगता है। इतनी दूर से इतना भारी थैला लेकर आना, हाथ दुख जाते हैं। कविता को परेशानी में देखकर मोहल्ले का लड़का अजीत और प्रियांशु कहते हैं, अरे भाभी जी ज्यादा भारी है तो बताइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, मैं थैला उठा लूंगा। आप कीर्ति जी की भाभी हैं तो हमारी भी तो भाभी हुई ना। और नहीं तो क्या, और वैसे भी 2 दिनों से कीर्ति जी को देखा नहीं है, और जब तक उन्हें देखते नहीं है तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन खाली खाली सा है। वो क्या है ना, इतनी सुंदर नंद है आपकी, हमारा तो उनके बिना मन ही नहीं लगता है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? मेरे सामने ही मेरी ननद के बारे में ऐसे बोल रहे हो। देखो भलाई इसी में है कि यहाँ से मुंह उठाकर चलती बनो, ऐसा मारूंगी ना कि चक्कर लगाते रह जाओगे। हम तो चक्कर ही लगा रहे हैं आपकी नंद के। अरे ये बता दो कब दर्शन होंगे, इतने दिनों से दर्शन के लिए बेकरार हैं। यहाँ से जा रहे हो या नहीं, या फिर लोगों को बुलाकर भीड़ इकट्ठा करूं? लोग ही बताएंगे तुम लोगों को अच्छे से। कविता गुस्से में घर आ जाती है। अरे बहू क्या हुआ, तो इतने गुस्से में क्यों है? माँ जी अब मैं क्या ही करूं, मोहल्ले के लड़कों का। अरे हर कोई मेरी ननद के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ा है ना कि क्या ही बताऊं। कॉलेज के पीछे घर के बाहर खड़े रहते हैं, ये सब क्या अच्छा लगता है? अरे शरीफ घर की बच्ची है, वैसे भी हम कितने गरीब हैं, हमारे लिए कितनी मुसीबत होती है। बहू ये तो है, लेकिन अब हम किस किस का मुंह बंद करवा सकते हैं? यही तो दिक्कत है ना माँ जी कि हम कुछ नहीं कह सकते, मुंह नहीं बंद करवा सकते। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब कोई ऐसे फालतू की बकवास करता है। कुछ दिनों बाद कविता और उसकी ननद दोनों घर पर बैठी होती हैं। तभी कविता का बेटा सोनू हाथ में चॉकलेट्स लेकर घर आता है। ये देखो मुझे चॉकलेट मिली है, कितनी टेस्टी टेस्टी चॉकलेट है। तुझे ये चॉकलेट किसने दी? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हम खुद गरीबी में जी रहे हैं, तो तुझे इतनी महंगी चॉकलेट कहाँ से मिल गई? माँ वो पड़ोस वाले भैया है ना, उन्होंने दी है। वो क्या है ना, उन्होंने कहा है कि मेरी बुआ है ना कीर्ति, उनके साथ बैठकर खाना है। कोई भी तुझे कुछ भी देगा और तू उठाकर यहाँ ले आएगा? मैं तुझे आखिरी बार बता रही हूँ, मोहल्ले के किसी भी लड़के से ना फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो खुद तो बिगड़े हैं, तुझे भी बिगाड़ देंगे। भाभी अब आप बाहर वालों का गुस्सा सोनू पर क्यों निकाल रही हो? अरे बच्चा है, उसे कहाँ है इतनी समझ? हाँ बच्चा है, उसे समझ नहीं है, लेकिन अगर अभी से नहीं समझाया तो आगे क्या ही समझेगा। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद कविता घर से बाहर जा ही रही होती है, तभी उसके पड़ोस में रहने वाला आदित्य दिखता है जो ऑफिस से घर आ रहा होता है। पूरे मोहल्ले में एक यही लड़का है जो मुझे इतना शरीफ लगता है, अपने काम से काम रखता है, किसी से फालतू बकवास नहीं। कविता तुरंत आदित्य के पास जाती है और कहती है, आदित्य जी आपको मैं इतने समय से देख रही हूँ, मोहल्ले में आप किसी से वास्ता नहीं रखते,
अपने काम से काम रखते हैं। आपकी ये खूबी मुझे बहुत पसंद है। जी शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे घर में दिया भी जलाना है। वो क्या है ना, आज माँ घर पर नहीं है। ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी ननंद का रिश्ता आपके साथ करवाना चाहती हूँ। आपकी नंद इतनी खूबसूरत है, पूरे मोहल्ले के लड़के उसके पीछे पड़े हैं, और आप अपनी नंद का रिश्ता मेरे साथ करवाना चाहती हैं? जी हाँ, तभी तो मोहल्ले के आवारा लड़कों को तो हर दूसरी लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन आपके सामने इतनी खूबसूरत लड़की है जो मेरी ननंद है, उसको देखती भी नहीं है आप। और ये आदत आपकी मुझे बहुत पसंद है। देखिए, कोई दबाव नहीं है, लेकिन मैं अपने मन की बात कहना चाहती थी। दरअसल मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन मुझे आपकी नंद काफी अच्छी लगती है, पर मैं अपने भविष्य को लेकर ज्यादा चलता हूँ, इसलिए कभी ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ को भी आपकी नंद बहुत पसंद है। फिर तो हो गई बात। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन डे आ जाता है। सुबह सुबह कविता दरवाजा खोलती है, उसे घर के बाहर काफी सारे फूल गिफ्ट मिलते हैं। आज तुम लोगों का बहुत हो गया, आज तुम लोगों को ऐसा जवाब मिलेगा ना कि कुछ बोल नहीं पाओगे। शाम के समय कीर्ति कॉलेज से आती है, तभी मोहल्ले के लड़के कीर्ति को घेर के खड़े हो जाते हैं। देखो कितने वैलेंटाइन डे निकल गए, लेकिन आज हमें जवाब चाहिए। तुम्हारी खूबसूरती के आगे मैं खुद को रोक नहीं पाता। भाभी, भाभी जल्दी आओ, देखो। कीर्ति की आवाज सुनकर तुरंत कविता घर से बाहर आती है। ये सब क्या हो रहा है? भाभी जी प्लीज आप बीच में मत आना, आज हमें आपकी नंद से जवाब चाहिए। हाँ, आज तो जवाब मिलेगा ही। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कुछ गलत नहीं कह रही, आज इन सबको जवाब मिलेगा ही। रुको तुम। कविता तुरंत आदित्य का हाथ पकड़ के उसे लाती है। ये आदित्य है, हमारे ही मोहल्ले का लड़का है, और ये कीर्ति का मंगेतर है। क्या क्या क्या? भाभी, आप ये क्या कह रही हो? देखो, मुझे अपनी ननंद के लिए काफी अच्छे लड़के की तलाश थी, और इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। वैलेंटाइन डे का दिन है, तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजा मिल गया, और बाकी सब लड़कों का मुंह बंद हो गया। भाभी, आपने तो सच में मेरा वैलेंटाइन डे ही बना दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के आने वाले सभी वैलेंटाइंस डे मनाना चाहता हूँ। इसी के साथ खूबसूरत ननंद के पीछे पड़े मोहल्ले के सभी लड़कों की वजह से कविता की अब सारी चिंता दूर हो जाती है, और कीर्ति भी अपने मंगेतर के साथ काफी खुश थी।